हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं, ठीक है। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 13 से यहाँ पर 32 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 13 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। तो मेरे भाई 13 से यहाँ पर 32 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 13 के अंदर यहाँ पर प्लस 19 करके यहाँ पर लिखा गया है 32। यानी कि 13 के अंदर प्लस 19 कर देंगे तो 13 और 19 मिलकर बन जाएगा 32। और ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सेम इसी 13 की तरह इस 18 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 19 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 19 मिलकर बन जाएगा 37। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 37। अब हमें देखना है कि संख्या 37 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 37 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को लेकर जरूर पढ़ लें, क्योंकि इस मास्टर पीडीएफ
सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो भी अभ्यर्थी इस मास्टर पीडीएफ सेट को पढ़कर एग्जाम में जाता है तो 80% क्वेश्चंस को इसी मास्टर पीडीएफ सेट के माध्यम से कवर कर जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी है मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि गहना, सोना और चांदी इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द है गहना और दूसरा शब्द है सोना। तो क्या गहना और सोना इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो आंसर है गहना और सोना इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई जो सोना है ये क्या है, गहना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे दिया गया है सोना के बाद में चांदी। तो क्या सोना और चांदी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, सोना और चांदी इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि सोना अलग होता है और चांदी अलग होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, गहना और चांदी के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या गहना और चांदी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो आंसर है चांदी और गहना के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई चांदी भी क्या है, एक प्रकार से गहना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया मेरे भाई, कॉमन हो गया यहाँ पर गहना। ठीक है, यानी कि सोना भी क्या है, गहना है और चांदी भी क्या है, गहना है। तो यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, गहना के लिए। उसके बाद में क्या है, सोना। सोना क्या है मेरे भाई, एक प्रकार से गहना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आरेख हम बना देंगे गहने के अंदर किसका, सोने का। उसी प्रकार से तीसरा शब्द क्या, चांदी। चांदी भी क्या है, एक प्रकार से गहना है। तो मेरे भाई चांदी का आरेख भी आ जाएगा किसके अंदर है, गहना के आरेख के अंदर है। और मेरे भाई सोना और चांदी दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सोना और चांदी हैं अलग अलग है, यानी कि गहना, सोना और चांदी इन तीनों शब्दों का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 10, 10 के बाद में 22, 22 के बाद में 13, 13 के बाद में 28, 28 के बाद में 16
और 16 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले छोटी उसके बाद में बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी इस टाइप से दी जाए तो उस टाइप के सीरीज को आपको सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर जैसे यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले दिया गया है 10 10 के बाद में 22 22 के बाद में 13, यानी कि सबसे पहले संख्या छोटी है फिर बड़ी है फिर संख्या छोटी है फिर संख्या बड़ी है। तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया है 10 10 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे 13। तो मेरे भाई 10 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 10 और 3 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है 16। तो 13 से 16 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। अब इसी प्रकार से 16 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो प्रश्न चिन्ह से आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी टाइप से जो सीरीज में संख्या छूटी है उसको भी क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 22 22 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है 28 है। तो 22 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 22 और 6 मिलकर बन जाएगा 28। अब 28 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई देखिए, 22 से 28 बनाने के लिए क्या किया गया है +6 किया गया है। तो 28 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे +6 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 28 के अंदर +6 कर देंगे तो 28 और 6 मिलकर बन जाएगा 34, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 34। अब हमें देखना है कि संख्या 34 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 34 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर इस दी गई लेटर सीरीज में आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो इस टाइप के सीरीज को सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है। और यदि ये तरीका आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस सीरीज के अंदर जितने भी आपको लेटर दिए गए हैं उन सभी को आपको क्या करना है, काउंट करना है। और जितने भी डैश दिए गए हैं उन सभी को भी क्या करना है, साथ में काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि सीरीज में हमें कितने लेटर दिए गए हैं 16। और मेरे भाई यदि हम 16 का जोड़ा बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए हम 4 लेटर के कितने जोड़े बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे कैसे वो देखिए। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 4 लेटर के जोड़े बनाएंगे, कितने 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पहला जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 दूसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 तीसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक। और 1 2 3 4 चौथा जोड़ा बन जाएगा ये। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, बहुत सिंपल तरीका है इसको सोल्व करने का। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है सबसे पहले H, उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले दिया गया है H, और यहाँ पर भी सबसे पहले दिया
गया है एच। तो मेरे भाई यहाँ पर दूसरे में भी सबसे पहले क्या आएगा, एच, तो यहाँ पर हम भर देंगे एच। ठीक है, उसके बाद में ध्यान से देखिए यहाँ पर एच के जस्ट आगे दिया गया है एफ। ठीक है, और लास्ट में देखिए एच के जस्ट आगे दिया गया है एफ। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए एच के जस्ट आगे क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए एच के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया गया है जी, यहाँ पर भी हमें लास्ट में दिया गया है जी, यहाँ पर भी लास्ट में दिया गया है जी, और यहाँ पर लास्ट में डैश, तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, जी। अब हमने कौन कौन से लेटर भरे हैं वो काउंट कर लेना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने भरा एफ, उसके बाद में हमने भरा एच, फिर उसके बाद में हमने भरा एफ, और उसके बाद में हमने भरा जी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि अब हमें देखना है कि एफ, एच, एफ, जी ये सभी लेटर में किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एफ, एच, एफ, जी ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग, तो नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आपके सामने जो ये वाला समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर जो बोला गया है उन सभी का अर्थ क्या करेंगे, समीकरण के अंदर रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमें बोला गया है कि प्लस का अर्थ है माइनस, तो मेरे भाई प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि भाग का अर्थ है प्लस है, तो भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि गुणा का अर्थ है भाग, तो गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनाएंगे, पहले 10, फिर क्या है गुणा, गुणा करते हैं भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग। उसके बाद में 5 यहाँ पर लिख देंगे 5, फिर क्या है भाग, भाग करते हैं क्या प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। उसके बाद में 3, फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। उसके बाद में 2, फिर देखिए 2 के बाद में प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, फिर लिख देंगे 3। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे भाग। तो मेरे भाई देखिए यदि हम 5 का भाग 10 में देंगे तो ये चला जाएगा 5 दूना के 10। फिर यहाँ पर बच रहा है देखिए आगे क्या है, प्लस का 3, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस 3। ठीक है, फिर क्या है गुणा में 2, उसके बाद में है -3। अब मेरे भाई देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सबसे पहले है 2, उसके बाद में देखिए क्या है प्लस है, फिर क्या है 3 गुणा में 2, तो 3 गुणा में 2 करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, उसके बाद में है -3। फिर मेरे भाई क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस के को घटा देंगे। तो प्लस का 2 है, प्लस का 6 है, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से यदि हम 3 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो मेरे भाई इस समीकरण का मान आएगा 5। और ध्यान से देखिए 5 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो मेरे भाई 5 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए है गोदावरी नदी की, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी की, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी की, और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी यानी कि पंचगंगा और दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब राज्य को, ऑप्शन बी है बिहार राज्य को, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य को और ऑप्शन डी है हरियाणा राज्य को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रावती नदी पर, ऑप्शन बी है कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी है चंबल नदी पर और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में मुख्य 3 भाग होते हैं। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 10 जोड़े, ऑप्शन बी है 12 जोड़े, ऑप्शन सी है 14 जोड़े और ऑप्शन डी है 11 जोड़े। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे तो मेरे भाई याद रखना मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां पाई जाती हैं। और यदि आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं तब आपका राइट आंसर होगा कि मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणीय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए यानी कि भारत का जो गुजरात राज्य है यह नमक उत्पादन के लिए अग्रणीय है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय ने, और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी में, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी में, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी में, और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में गिरता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेडोलॉजी, ऑप्शन बी है लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी है पेट्रोलॉजी, और ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण का, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण का, ऑप्शन सी है वसा संश्लेषण का, और ऑप्शन डी है श्वसन का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी देश के सहयोग से, ऑप्शन बी फ्रांस देश के सहयोग से, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, और ऑप्शन डी है ब्रिटेन देश के सहयोग से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन देश के सहयोग से की गई थी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिजली के उपकरणों में कौन सा धातु सुरक्षा फ्यूज तार के लिए उपयोग होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि फ्यूज तार बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि फ्यूज तार बनाने के लिए टिन और सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए है डायनेमो के द्वारा, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर के द्वारा, ऑप्शन सी है विद्युत मोटर के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को लेकर जरूर पढ़ लें, क्योंकि इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो भी अभ्यर्थी इस मास्टर पीडीएफ सेट को पढ़कर एग्जाम में जाता है तो 80% क्वेश्चंस को इसी मास्टर पीडीएफ सेट के माध्यम से कवर कर जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी है मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए त्राइन के प्रथम युद्ध को, ऑप्शन बी है पानीपत के प्रथम युद्ध को, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी के युद्ध को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।